हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम पॉलिटी का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम आपसे बात कर चुके थे उद्देश्य का, यानी कि प्रस्तावना के बारे में हम आपसे बात कर चुके थे। दोस्तों आज हम शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे पॉलिटी में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं और इसका जो भी पीडीएफ है दोस्तों, जो भी पीडीएफ है हम आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर देंगे। तो पीडीएफ के लिए आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला है ध्वज, ऑप्शन नंबर बी है राजधानी, और ऑप्शन नंबर सी है संप्रभुता, और ऑप्शन नंबर डी है शासनाध्यक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रभुता। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो वहाँ पर दोस्तों संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख भी सकते हैं राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूभाग और सरकार या शासन या सत्ता, और संप्रभुता। राज्य के इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य यानी कि अन्य तीनों तत्वों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, अगर संप्रभुता नहीं होगा इन चारों तत्वों में से तो वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता उसको। अब क्वेश्चन नंबर दो है दोस्तों, 2 में सही कौन सा है ये कथन हमको पहचानना है। पहला कथन है भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, और दूसरा है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। अब यहाँ पर नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है दोस्तों आपको। ऑप्शन ए है केवल 1 सही है, और ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है कि 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन डी है 1 और 2 में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 ही सही है। अब देखिए यहाँ पर भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों यहाँ पर संसदात्मक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ हैं। पहला है संसदात्मक और दूसरा है अध्यक्षात्मक। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या है। दोस्तों संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें पहला है संसद के राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, दूसरा है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, तीसरा है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, और चौथा है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। दोस्तों यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, यूके में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ये दोस्तों यूपी पीसीएस 2006 और 2018 में आया हुआ है, और एमपी पीसीएस प्री में 2006 में आया हुआ है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संसदीय प्रणाली
ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में क्या है दोस्तों। पहला है वास्तविक और नामतंत्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा है द्विसदनीय विधायिका है। और चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता कौन कौन सी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अध्यक्षात्मक सरकार। बाकी विशेषता कौन कौन सी है, संसदात्मक और स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार, ये इनकी विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है। पहला है धर्मनिरपेक्ष राज्य, दूसरा है संसदीय पद्धति की सरकार, तीसरा है संघीय नीति और चौथा है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। बाकी सब सही है, धर्मनिरपेक्ष राज्य सही है, संसदीय पद्धति की सरकार सही है और संघीय नीति भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। दोस्तों यह अनुच्छेद 75 के 3 में कहा गया है। ठीक है। और संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था भी कहा जाता है। इस शासन व्यवस्था में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है तथा कार्यपालिका अपने सभी कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं और कार्यपालिका तभी तक सत्तारूढ़ या कार्यरत रहती है जब तक उसे संसद यानी कि लोकसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में है, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि पहला है कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और दूसरा है यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है और तीसरा है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है और चौथा है सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना बदला नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। पहला है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। दूसरा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं और तीसरा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। अब दोस्तों इसमें ये चुनना है कि कौन सा विकल्प सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या तीसरा या तीनों सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 और 2 और ऑप्शन नंबर बी है केवल 3, ऑप्शन नंबर सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन नंबर डी है तीनों सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 ही सही हैं जबकि तीसरा गलत है। तीसरे में क्या लिखा था दोस्तों, तीसरे में लिखा था राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये दोस्तों गलत है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 75 के 5 में ये उल्लेख है कि मंत्री बिना संसद सदस्य बने 6 माह से अधिक अपने पद पर नहीं रहेगा। अर्थात मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। और दोस्तों यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है आर्टिकल 75 के 3 में ये व्याख्या किया गया है इसका। और दोस्तों इसीलिए ये कथन 2 भी सही है, क्योंकि लोकसभा संसद का भाग है। भारत में राज्य यानी कि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, ना कि मंत्री लोग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा मंतव्य सही है? पहला है विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, और दूसरा है विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, और सी है विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, और डी है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, और ई है उपरयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई ही है, आंसर में ऑप्शन नंबर ई दिया है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती हैं, कौन कौन सी? संसदीय और दूसरा अध्यक्षीय, ठीक है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होता है, तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। अब यहाँ पर यह भी लिखा है राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। पहला है ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। अब ऑप्शन बी है ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और ऑप्शन नंबर डी है उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि, ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसमें सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा सांसदों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अतः सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना ही मंत्रिमंडलीय स्वरूप की सरकार या संसदीय सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत हैं। दोस्तों अभी हम जैसे कि वो करवा रहे हैं आपको यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो रहा है हमको, और लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि हम मैथ और रीजनिंग करा नहीं पा रहे हैं। जैसा कि हम आपसे बताए थे कि मैथ और रीजनिंग कराएंगे, तो दोस्तों लेट के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो और हम दोस्तों यही आशा करते हैं कि आप पढ़ रहे होंगे, मैथ और रीजनिंग आप जो है लगा रहे होंगे। तो दोस्तों देर मत कीजिए, क्योंकि किसी का भरोसा या किसी के बलबूते आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते। आप खुद के भरोसे से और खुद के बलबूते पे ही एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मैथ और रीजनिंग खुद से ही कीजिए। और थोड़ा सा लेट हो रहा है दोस्तों, बस यही है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा लेट इसीलिए हो रहा है। उसके लिए दोस्तों हम आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं, और आप जिस प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए हैं दोस्तों ऐसे ही बनाए रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। दोस्तों राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है और ये 2005 में आया हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। पहला है यह लोकतांत्रिक
यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। और दूसरा है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। और तीसरा है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और चौथा है यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही होगा, इस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 1 और 2 और 3 सही हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र तथा राज्यों में विभाजित किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं दोस्तों, कथनों पर विचार करने के लिए आया है। पहला है भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। और तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है। और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो दोस्तों यहाँ पर जितना भी लिखा है सारा का सारा सही है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये भी सही है। और भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न है राज्य है, ये भी सही है। और तीसरा है भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। और चौथा है भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी दोस्तों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 के चारों सही हो जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। कौन सी विशेषता पूछा है, भारतीय राजतंत्र की नहीं है। दोस्तों सत्तावादी सरकार जो है ये भारतीय राजतंत्र की नहीं है, बाकी एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि का शासन, ये जो है भारतीय राजतंत्र की विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। पहले कहाँ से प्राप्त होता है, भारतीय संविधान से या भारत के राष्ट्रपति से या भारत के प्रधानमंत्री से या भारत की संसद से। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारतीय संविधान से। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान से, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर को चयन कीजिए। पहला अभिकथन दिया हुआ है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सही है दोस्तों। भारत का और कारण क्या है, भारत का अपना एक संविधान है, दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कौन सा सही है, दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन जो है आर जो है एक ही व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसका प्रमाण संविधान की उद्देशिका के प्रारंभिक शब्दों में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए से दर्शित होता है। लोकतंत्र शासन का वह रूप होता है जिसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किए जाते हैं। ठीक है। और आगे लिखा है, भारत में भी शासन के लोकतांत्रिक रूप को अपनाया गया है। भारत का अपना लिखित संविधान है जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, और लेकिन जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों आज हम क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रखेंगे, तो आगे क्वेश्चन नंबर 21 से हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आज ये इसका पार्ट 1 है और पार्ट 2 इसका हम कल आपको बता देंगे। तो चलिए दोस्तों हम आज यहीं तक रोकते हैं। और दोस्तों यूपीएसआई की तैयारी आप जम के कीजिए, और किसी एक जो है आप करंट अफेयर को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि करंट अफेयर भी आपका छूटे ना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चन आता है, मूल विधि, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और संविधान, जीके जितना भी है सारा का सारा आप तैयार करिए, चाहे जैसे तैयार कीजिए चाहे जहाँ तैयार कीजिए, बस दोस्तों तैयार हो जाना चाहिए। बस मैं यही चाह रहा हूँ। इस बार इतना ज़्यादा वैकेंसी आया है, ठीक है, वैकेंसी इतना आया है, इतना हमको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में आएंगे, तो इसी में मार दीजिए छक्का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।